प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर 17 है, जिसका नाम है पौधों में जनन। आइए हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि धान के एक बीज से धान के कितने बीज उत्पन्न होते हैं? क्या धान के बीज से गेहूं के दाने प्राप्त हो सकते हैं? अन्य जीवों के बारे में आपका क्या विचार है? अपने वंश को कायम रखने के लिए जंतुओं तथा पौधों में अपने ही जैसी संतति उत्पन्न करना प्रमुख लक्षण है। जनकों द्वारा संतति उत्पन्न करना अथवा जन्म देना जनन कहलाता है। इस लक्षण के कारण ही सभी जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। जरा सोचें, यदि जीवों में जनन क्रिया ना हो तो क्या होगा? क्या सभी पौधे केवल बीज से ही उत्पन्न होते हैं या पौधों के अन्य भागों जैसे जड़, तना आदि से भी नए पौधे उत्पन्न होते देखा है? निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि कुछ पौधों की उत्पत्ति बीज के अतिरिक्त अन्य भागों से ही होती है। पौधों में जड़, तना तथा पत्तियां होती हैं। इन्हें कायिक अंग कहते हैं। पौधों में निश्चित वृद्धि के बाद फूल निकलते हैं। पिछली कक्षा में फूल और उनके अंगों के बारे में आप जान चुके हैं। इन्हीं फूलों से फल और बीज प्राप्त होते हैं। इन्हीं बीजों से नए पौधे उगाए जाते हैं। पौधे अपने कायिक अंगों जैसे जड़, तना, पत्ती से भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि पौधे दो प्रकार से जनन क्रिया करते हैं और संतति उत्पन्न करते हैं। आइए इन विधियों को जानें। जनन के प्रकार: अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन: अलैंगिक जनन में पौधे बिना बीजों के ही नए पौधे उत्पन्न करते हैं। कायिक प्रबंधन: एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही तो है जिसमें पौधों के जड़, तना, पत्तियां, कली जैसे कायिक भागों में से नए पौधे की उत्पत्ति होती है। कायिक भागों द्वारा जनन होने के कारण इसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। मुनगा: सहजन का पौधा कैसे लगाते हैं, चर्चा करें। नींबू या अमरूद के कलम तैयार करने की विधि का पता लगाएं। जड़ें किस प्रकार विकसित होती है, यह जानने के लिए एक दूसरा क्रियाकलाप करें। मनी प्लांट के टहनी से 20 से 30 सेंटीमीटर का कलम बना लें। इस कलम को जल से भरे पारदर्शी बोतल में डालकर छोड़ दें और प्रतिदिन प्रेक्षण करें कि उसमें क्या कुछ परिवर्तन होता है। उसके गांठों पर सफ़ेद तंतु जैसे संरचना दिखाई पड़ती है, यह जड़ है। साथ ही पत्तियां विकसित होने लगती है और पौधे में वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। हमने फूलों की कलियों को देखा है जिससे फूल खिलते हैं। इन कलियों के अलावा पत्तियों के कक्षा में कलियां होती है जो कायिक कली कहलाता है और अंकुरन के रूप में विकसित होता है। कली में एक छोटा तना होता है। इसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक दूसरे को ढके रहते हैं। ये कायिक कली नए पौधे उत्पन्न करते हैं। एक आलू 2 या 3 टुकड़ों कर ले। ध्यान रहे पर्व संधि, आंखें क्षतिग्रस्त न हो। अब इन टुकड़ों को मिट्टी में दबा दें और नियमित पानी डालते रहें। 8 से दिनों के बाद मिट्टी हटाकर उन टुकड़ों को निकालें और प्रेक्षण करें। इनमें आए परिवर्तनों के बारे में शिक्षक एवं साथियों से कक्षा में चर्चा करें। गन्ने का पौधा, आलू में कायिक प्रवर्धन। इसी तरह हल्दी, अदरक, गन्ना आदि पौधे उगाए जाते हैं। अपने नज़दीक के किसी किसान से गन्ने की खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ब्रायोफाइलम की पत्तियों के किनारे खांच में कलियां होती है। जब इनकी पत्तियां नम जगहों पर गिरती हैं तब प्रत्येक कलियां नए पौधे उत्पन्न करती हैं। लेयरिंग विधि: ब्रायोफाइलम में कायिक जनन। कुछ पौधों में जैसे बेली, चमेली, गेंदा आदि में नए पौधे के लिए लेयरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। पौधे के किसी शाखा को मिट्टी में दबा दिया जाता है और उस स्थान की मिट्टी को नम रखा जाता है। 15 से 20 दिनों में मिट्टी में दबे भाग पर जड़ें निकलने लगती है। मुख्य तने की ओर से मिट्टी से दबी हुई भाग के नज़दीक काटकर अलग कर दिया जाता है। 10 से 15 दिनों के बाद उसे सावधानी से उखाड़कर जहां लगाना हो लगा दिया जाता है। मुकुलन: यीस्ट एक कोशिकीय जीव है। इसका उपयोग बेकरी उद्योग में बिस्किट, केक, डबल रोटी के उत्पादन में किया जाता है। यदि इसे पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो कुछ ही समय में तेजी से प्रजनन करने लगता है। शिक्षक के प्रदर्शन के लिए
बेकरी की दुकान से ईस्ट पाउडर ले लें। एक बर्तन में थोड़ा जल और 1 चम्मच शक्कर मिलाकर ईस्ट पाउडर डाल दें, घोल दें। उसे स्थिर रहने दें। इसके बाद घोल की 1 बूंद कांच की स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी में अवलोकन करें तथा बच्चों को अवलोकन का अवसर अवश्य दें। अवलोकन में बच्चे क्या देखते हैं, चित्र बनाने के लिए कहें तथा चर्चा कराएं। क्या आप बता सकते हैं इनमें जनन किस प्रकार होता है? अवलोकन में बच्चे क्या देखते हैं, चित्र बनाने के लिए कहें तथा चर्चा कराएं। क्या आप बता सकते हैं इनमें जनन किस प्रकार होता है? इष्ट कोशिकाओं से छोटी छोटी बल्ब जैसी संरचना दिखाई देती है। यह संरचना मुकुल कहलाता है। मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करता है और फिर विकसित होकर जनक कोशिका से अलग होकर नई इष्ट कोशिका में बदल जाता है। इस परिपक्व होकर पुनः नई कोशिका उत्पन्न करती है। इस तरह कम समय में अधिक संख्या में इष्ट कोशिकाओं का निर्माण होता है। खंडन। हम लोगों ने तालाब तथा अन्य जलाशयों में हरे रंग के चिकने धागों के जाले के समान संरचना देखा है। इष्ट कोशिकाओं से छोटे छोटे बल्ब जैसी संरचना दिखाई देती है। यह संरचना मुकुल कहलाता है। मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करता है और फिर विकसित होकर जनक कोशिका से अलग होकर नई इष्ट कोशिका में बदल जाता है। यह परिपक्व होकर पुनः नई संरचना उत्पन्न करती है। इस तरह कम समय में अधिक संख्या में इष्ट कोशिकाओं का निर्माण होता है। हम लोगों ने तालाबों तथा अन्य जलाशयों में हरे रंग के चिकने धागों के जाल के समान संरचना देखा। यह क्या है? कितनी तेजी से फैलता है? क्या आपने सोचा है? इसे छूकर देखें। यह हरे रंग की संरचना शैवाल है और जब इन्हें जल तथा अन्य पोषक तत्व मिलते हैं तो खंडन द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं। शैवाल 2 या 2 से अधिक भागों में खंडित हो जाते हैं और नए टुकड़े कुछ ही दिनों में अपने जनकों के समान हो जाते हैं। बीजाणु निर्माण। आप जान चुके हैं कि डबल रोटी पर कवक किस प्रकार तेजी से उगते हैं। कवक के बीजाणु हवा में तैरते रहते हैं और हल्का होने के कारण दूर दूर तक जा सकते हैं। इन्हीं बीजाणुओं से और अलग अलग कवक उगते हैं। उनमें अलैंगिक जनन ही होता है। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप तथा निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढके रहते हैं और लंबे समय तक जीवित रहने के लिए अपने को अनुकूलित कर लेते हैं। अनुकूल परिस्थिति मिलते ही ये बीजाणु अंकुरित होने लगते हैं और नए जीव में विकसित होने लगते हैं। मांस तथा फर्ण जैसे निम्न स्तरीय पौधों में भी जनन बीजाणुओं द्वारा ही होता है। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तक हमने पौधों में जड़, तना एवं पत्तियों से होने वाली जनन क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, परंतु बीज भी तो पौधे के ही अंग है। क्या वे भी पौधों में जनन क्रिया करते हैं? पौधों में बीजों का निर्माण किस प्रकार होता है? क्या आपने कभी सोचा है? आइए इनके निर्माण की प्रक्रिया को जानें। हम लोगों ने फूलों की संरचना एवं उनमें विभिन्न अंगों के बारे में पिछली कक्षा में जानकारी प्राप्त की है। क्या फूलों के अंगों का नाम बता सकते हैं? उड़हल, मिट्टी, बैंगन आदि के फूलों में उनके विभिन्न अंगों को पहचानिए एवं अलग अलग चित्र बनाइए। इनमें पुंकेसर नर जनन अंग तथा स्त्री केसर मादा जनन अंग हैं। बेशरम का एक फूल ले उसे लंबवत ब्लेड से काटें। ये क्रिया कई फूलों के साथ दोहराएं और दिखाई देने वाली संरचना का अवलोकन करें तथा चित्र बनाएं। यहाँ पे अलग अलग परागकणों की संरचना को दर्शाया गया है। पुंकेसर होता है, नीचे स्त्री केसर होता है। फूलों के अंग। फूलों के अंगों के अध्ययन के क्रम को आपने देखा होगा कि कुछ फूलों में स्त्री केसर तथा पुंकेसर दोनों है, कुछ में या तो स्त्री केसर है या पुंकेसर। जिन फूलों में दोनों जनन अंग मौजूद रहते हैं उसे द्विलिंगी फूल कहते हैं, जबकि एक ही जनन अंग वाले एक लिंगी फूल कहलाते हैं। पुंकेसर के ऊपर परागकोश होते हैं, इनमें परागकण रहते हैं। ये नर युग्मक बनाते हैं। स्त्री केसर के अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं जो मादा युग्मक बनाते हैं। लैंगिक जनन प्रक्रिया में नर युग्मक मादा युग्मक से बीजांड में मिलते हैं और इसके फलस्वरूप जिस संरचना का निर्माण होता है वह युग्मनज कहलाता है।
परागकोश से परागकणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक कैसे होता है, क्या आप बता सकते हैं? परागण। क्या आप जानते हैं कि परागकोश पर स्थित परागण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक कैसे पहुंचता है? सामान्यतः पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण वायु, कीट द्वारा आदि के माध्यम से होता है। परागकण हल्के होते हैं, जब हवा बहती है तो उड़कर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, या कीटों को फूलों पर घूमते फिरते जरूर देखा होगा। परागकण इनके शरीर के भागों जैसे पैरों, पंखों पर चिपक जाते हैं। वे जब वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो परागकण वर्तिकाग्र के चिपचिपा होने के कारण उससे चिपक जाते हैं। इस प्रकार परागकण अपना सफर वर्तिकाग्र तक करता है। परागकण का वर्तिकाग्र तक आना परागण कहलाता है। जब परागकण पहले ही फूल के वर्तिकाग्र तक सफर करता है तो इसे स्वयं परागण कहते हैं। यदि परागकणों का सफर अपने ही पौधों के दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र तक हो या अपने ही जाति के दूसरे पौधे फूलों के वर्तिकाग्र तक हो तो इसे परागण कहते हैं। यहाँ पे निषेचन, परागण, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड का चित्र दिया गया है। परागण के बाद परागकण मादा युग्मकों से कैसे मिलता है? वर्तिकाग्र पर चिपकते ही परागकण में अंकुर निकलता है और पराग नलिका का निर्माण करता है, जो स्त्री केसर के वर्तिका से होते हुए बीजांड तक जाता है। इस नली से पराग नर युग्मक के रूप में बीजांड से मिलता है। मिलन की इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप युग्मन भ्रूण में विकसित होने लगता है। भ्रूण विकसित होकर बीज बनते हैं। अंडाशय का आकार भी बढ़ने लगता है, जो फल के रूप में विकसित हो जाता है। कुछ फल गूदेदार एवं रसीले होते हैं, जबकि कुछ फल कठोर होते हैं। इनकी एक सूची बनाइए। बीजों का प्रकीर्णन से डिस्पर्सल। आपने बहुत सारे बीजों को एक ही स्थान पर गिरा हुआ देखा होगा। क्या सभी बीज अंकुरित होते हैं? क्या सभी उगे पौधे स्वस्थ पौधे के रूप में विकसित होंगे? पौधे में समुचित विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में धूप, जल, खनिज एवं स्थान की आवश्यकता होती है। एक ही स्थान पर उगे पौधों में धूप, जल, खनिज एवं स्थान के लिए स्पर्शा होती है, जिसके फलस्वरूप एक दो पौधे स्वस्थ रूप में विकसित हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। बीजों का दूर दूर स्थानों तक पहुंचना बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। यदि बीजों का प्रकीर्णन न हो तो क्या होगा, चर्चा करें। क्या आप बता सकते हैं बीज दूर दूर तक कैसे पहुंचते हैं? बीजों के आकार एवं संरचना के अनुसार प्रकीर्णन होता है। पंख युक्त हल्के एवं रोम युक्त बीज हवा के द्वारा उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, जैसे मदार एवं सूर्यमुखी तथा घास के बीज आदि। नारियल का आवरण स्पंजी होने के कारण जल की धारा के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाकर उगते हैं। कांटेदार एवं हुक जैसी आकृति वाले बीज जंतुओं के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचते हैं। पीपल, बरगद जैसे वृक्षों का बीज चिड़ियों द्वारा दूर दूर तक पहुंचते हैं। इनके फलों को ये खाते हैं। बीज पच नहीं पाते और मल के साथ बाहर आ जाते हैं। यह बीज उगकर नए पौधे में विकसित हो जाते हैं। क्या किसी वृक्ष पर दूसरे जाति के पौधे को उगा हुआ देखा है? कुछ फल चटक कर फटते हैं, जिससे आवाज़ निकलती है, और आपने रेरी के फल को धूप में फटते देखा होगा। इनके बीज भी दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। नए शब्द: जनन, रिप्रोडक्शन, अलैंगिक, असेक्सुअल, जैविक, बायोलॉजिकल, कायिक, वेजिटेटिव, मुकुलन, बडिंग, कलम, कटिंग, बीजांड, ओव्यूल, पराग, पोलन, पुंकेसर, स्टेमेन, स्त्री केसर, पिस्टिल, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, युग्मक, गैमेट, युग्मनक, जाइगोट, अंडाशय, ओवरी, परागकण, पोलन ग्रेन, प्रकीर्णन, डिस्पर्सल। हमने सीखा सभी जीव अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। पौधों में जनन दो प्रकार से होते हैं, अलैंगिक तथा लैंगिक। अलैंगिक जनन में जनन भाग नहीं लेते। लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक के मिलने के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है।
परागण जल, वायु तथा कीटों द्वारा हो सकता है। नर तथा मादा युग्मकों का मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बनते हैं। परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण जल, वायु तथा कीटों द्वारा हो सकता है। नर तथा मादा युग्मकों का मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बनते हैं। फल एक परिपक्व अंडाशय है। बीजों का स्थानांतरण बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है, जो जल, वायु तथा जंतुओं द्वारा होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।